एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ रही है और साथ ही देश में अडानी मामला जो चल रहा है जिस पर जो राजनीति की जा रही है, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपको बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपसे मेरा पहला सवाल है कि देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसा है कि अभी तो हम लोग पैंडेमिक खत्म हुआ है, हालांकि अभी उसमें बढ़त हो रही है, पर लेकिन एक तरह से जो पहले हालात थे वो नहीं है। इधर यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो परेशानी थी असंगठित क्षेत्र को, वो चल रही है। तो इस सब को देखते हुए अभी भी कई तरह की परेशानी है। जो इन्फ्लेशन का रेट है वो अभी बढ़ा हुआ है और उससे असंगठित क्षेत्र को खासा असर पड़ता है। तो असंगठित क्षेत्र की जो डिमांड है वो भी उतनी बढ़ नहीं पाई है जैसे कि पहले होती थी, और उसके चलते हुए अभी भी परेशानी हमारी चल रही है। हालांकि इतनी नहीं है परेशानी जो कि पिछले साल थी, तो लेकिन परेशानी अभी भी चल रही है, उससे हमें बचना पड़ेगा। जी प्रोफेसर अरुण कुमार, देश में अडानी मामले को लेकर जो राजनीति की जा रही है, इसकी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, ऐसा आप देखते हैं? ऐसा है कि जो अडानी का मामला है वो मामला है एक तरह से जो शॉर्ट सेलिंग का, जो विदेशों में शॉर्ट सेलिंग किया हिंडनबर्ग ने, और वो इसलिए किया क्योंकि अडानी का उनके मुताबिक जो शेयर का दाम है वो 7 गुना ज्यादा है जितना होना चाहिए। तो इसलिए उनको लगा कि हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो उससे फिर हमें बहुत फायदा पहुंचेगा। और जो शॉर्ट सेलर है वो विदेशों में अच्छा माना जाता है, क्योंकि किस कंपनी का क्या दाम होना चाहिए शेयर का वो तभी पता लगता है सही जबकि उसका शॉर्ट सेलिंग नहीं हो। और शॉर्ट सेलिंग अगर सक्सेसफुल है तो इसका मतलब है कि उसका दाम ज्यादा था। तो अभी आप देखें तो प्राइस अर्निंग रेशियो जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ज्यादातर कंपनियों का 15 से 25 होता था, लेकिन अडानी की जो कंपनियां हैं उनमें किसी में 100 है, किसी में 200 है, उससे भी ज्यादा है। तो उनका जो रिटर्न है वो अगर 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया है तो उसमें 1 रुपया या आधा रुपया ही रिटर्न आ रहा है, क्योंकि बैंक के इंटरेस्ट से भी कम है। बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट में भी डालें तो आपको 2.5-3% मिल जाता है, और अगर आप फिक्स डिपॉजिट डालें तो 7-8% मिल जाता है। और यहाँ पे अडानी जी की जो कंपनियां हैं उनमें रिटर्न बहुत ही कम है। उसी तरह जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन जो उनका प्रॉफिट है वो उसके हिसाब से कहीं भी नहीं था। मतलब उनसे छोटी जो कंपनी जैसे कि जिंदल वगैरह हैं उनमें भी मतलब उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन समझिए 4 लाख 3.5 लाख करोड़ है, तो उनका प्रॉफिट उनसे ज्यादा था। यानी कि जो रिटर्न था वो कई कंपनियों में 5%, 10% ऐसे था, जिनकी कंपनी में 1% या उससे भी कम का रिटर्न आ रहा है। और उसी तरह रोजगार जो है वो अडानी की कंपनियों में बहुत कम है। जो अगर आप देखें जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस की है, टाटा की है, उनमें कहीं ज्यादा रोजगार है। यहाँ पे तो सुनने में आता है सिर्फ 35-40 हजार लोगों को ही रोजगार मिला है अडानी की कंपनियों में। तो कुल मिला के कुछ समस्या थी अडानी की कंपनियों में जिसको हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सामने पेश किया। और ये भी देखना चाहिए कि अडानी साहब दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर के अमीर बन गए थे। तो मतलब जो दुनिया में सबसे अमीर हैं जैसे कि उसमें जेफ बेजोस हैं, इलॉन मस्क हैं, ये सारे लोग हैं। तो वो अमीर बने थे टेक्नोलॉजी की वजह से। उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है ना, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक कार हैं, टेस्ला कार हैं, है ना, या फिर जो अमेजोन है उसमें उन्होंने ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया, तो उसके आधार पे बने थे। यहाँ पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की गई, यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स एक्वायर कर लिए गए। यानी कि मतलब जो एयरपोर्ट्स मिल गए, पोर्ट्स मिल गए, फिर आपको माइंस मिल गई, फिर आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया, फिर उसके बाद सीमेंट कंपनी मिल गई,
तो इस तरह से एसेट्स एक्वायर कर करके ये किया गया है। तो यहाँ पे जो हुआ है उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सांठगांठ थी, क्योंकि इतने सारे एसेट्स इतनी जल्दी एक्वायर कर लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब और भी बिजनेसमैन हैं, वो पॉलिटिकल जान पहचान रखते हैं और उसके आधार पे वो उनको मतलब काम मिलता है, उनको एसेट्स मिलते हैं। पर जितनी तेजी से अडानी को मिले उतनी तेजी से और आज तक किसी को नहीं मिला। तो इसलिए एक तरह से ये समझा जाए तो उससे बिजनेस एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और किसी को पसंद आ जाए और वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो आपको बिजनेस मिल जाए तो उससे बिजनेस एनवायरनमेंट कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए दो तरह के जो असर हैं हमारी अर्थव्यवस्था पे, एक तरफ तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बिगड़ता है जब क्रोनिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है, और दूसरी तरफ क्या है, स्टॉक मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। अगर आपका जो स्टॉक मार्केट में दाम है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाद में जब गिरता है तो उसका स्टॉक मार्केट पे भी गलत असर पड़ता है। और अडानी का जो मामला है उसमें उनका मोडस ऑपरेंडाई क्या था इतनी तेजी से बढ़ने का, वो पता लगता है अगर हम एफपीओ को देखें। जो उनका एफपीओ आया था जो 31 जनवरी को पूरा हुआ, तो उसमें वो 20,000 करोड़ रुपए करीब वो रेज करना चाहते थे। तो उस समय तक, क्योंकि 25 जनवरी तक जो दाम गिरने लगे थे, 24 जनवरी को रिपोर्ट आई, 25 जनवरी से दाम गिरने लगे, तो जो एफपीओ में 3200 रुपए का शेयर था वो बीच में 2700 का हो गया था, और जिस दिन ये एफपीओ कंप्लीट हुआ उस दिन भी 2900 का था। क्योंकि लोग एफपीओ में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जब हमें मार्केट में 3200 की जगह 2700 2900 का मिल रहा है तो हम लॉस पे क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो दो ही चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आखिरी दिन पे जो रिटेल का शेयर था एफपीओ का, जो सब्सक्राइब नहीं हुआ था, बहुत कम सब्सक्राइब हुआ था, तो वो पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ क्योंकि कुछ जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं इंडिया के, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। और जैसा कि अखबारों में खबर आई, उसमें जिंदल हैं, उसमें सुनील भारती मित्तल हैं, इस तरह के, अब वो लोग लॉस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जब मार्केट में 2900 का मिल रहा था उस दिन शेयर, तो 3200 में खरीद रहे थे। तो अगर मैं जेन्युइन इन्वेस्टर हूं, मैं कोई पॉलिटिकल दबाव से नहीं खरीद रहा, तो मैं तो मार्केट में जाके 2900 में खरीद लूंगा, मैं क्यों 3200 का वो करूंगा? और सबको लग ही रहा था कि मार्केट के अब गिरता जाएगा, तो जो 2900 में मिल रहा था वो बाद में चल के तो 1800 1900 का हो गया। तो ये तो सबको पता था कि ये जो जिस तरह से शॉर्ट सेलिंग हुई उससे मार्केट में गिरावट आती रहेगी, तो मैं 3200 दे रहा हूं, जबकि मुझे पता है कि और ज्यादा गिरेगा। और दूसरा, बाहर से पैसा आया, तो बाहर से भी जो आया वो अगर जेन्युइन इन्वेस्टर होगा तो मार्केट से खरीद लेगा, वो 3200 में क्यों खरीदेगा? उसको ये फायदा होगा अगर मुझे वहां पे मार्केट में खरीदेगा। तो इसलिए ये दिखाता है कि दो तरह से पैसा आता था अडानी की कंपनियों में। एक तो राउंड ट्रिपिंग से ब्लैक का पैसा, वो क्योंकि अगर जिसने बाहर से खरीदा वो मार्केट में अगर 2900 में मिल रहा है तो 3200 खरीद रहा है, तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपका खुद ही पैसा है, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि आपका एफपीओ कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए आप पैसा डालेंगे। और दूसरा, पॉलिटिकल प्रेशर में, क्रोनिज्म की वजह से पॉलिटिकल दबाव है और इसलिए ये पैसा आया है। तो एफपीओ जो कंप्लीट हुआ वो खुद ही दिखा रहा है कि पैसा जो अडानी की कंपनी में या तो राउंड ट्रिपिंग के जरिए से पैसा आया है, खुद ही का पैसा आया है, या कुछ आपके रिलेटेड पार्टी उनका पैसा आया है, और दूसरा पॉलिटिकल प्रेशर में इन्वेस्टमेंट किया गया। तो जो मतलब कि कंपनियां वगैरह एक्वायर की गई उसमें इतना एक्यूज किया गया अडानी को कि भाई वहां पे पॉलिटिकल दबाव हुआ और उसकी वजह से। और ये दबाव, पॉलिटिकल दबाव तो ये दिखता भी है कि श्रीलंका में जो उनको विंड प्रोजेक्ट मिला तो वहां के मिनिस्टर ने खुद कहा कि ये हमारे पर प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का दबाव था हमारे प्रेसिडेंट पे, जिसकी वजह से हमने दिया। उसी तरह जैसे कि जब कोल माइन मिली ऑस्ट्रेलिया में, तो कोई भी मल्टीनेशनल बैंक उसके लिए लोन देने को तैयार नहीं था, पर उस समय जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था उसने तुरंत साइन किया एक एग्रीमेंट कि हम $1 बिलियन का लोन देंगे। और उसके बाद लोन तो तुरंत नहीं मिला, उसमें कुछ परेशानी आई, लेकिन एक साइन कर दिया उन्होंने कि हम ऐसा लोन देने को तैयार हैं। तो यानी लग रहा है कि चारों तरफ से कि पॉलिटिकल प्रेशर भी चलता रहता था और दूसरी तरफ एसेट्स एक्वायर होते रहते थे, और जो
पैसा था वो राउंड ट्रिपिंग के जरिए आता रहता था। और इसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा भी है कि जो अडानी साहब हैं उनके भाई बैठे हुए हैं विदेश में और वो बहुत सारी जो शेल कंपनीज वगैरह को चलाते हैं और शेल कंपनी के जरिए से पैसा आ जाता है। तो अगर जो इनके भाई बाहर हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो मतलब खुद ही का पैसा एक तरह से है, जो ग्रुप का पैसा अपना है ना, वो विदेशी पैसा उसमें नहीं है। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह आया है इनकी कंपनियों में, कितना जेन्युइनली विदेशी पैसा है और कितना जेन्युइनली कितना उनका खुद ही का रिलेटेड पार्टी का पैसा है, उसको भी देखना चाहिए। तो इससे ये समझ में आता है कि जब इतना ज्यादा प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, ऐसा हो गया, तो सेबी कैसे चुप रहा? सेबी को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि इतना हाई पी रेशियो कैसे हो रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, किस प्रकार का पैसा आ रहा है। तो सेबी ने कुछ इंक्वायरी वगैरह शुरू तो की थी पर कभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई। अब जरूर है कि जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो रही है और अब सेबी की इंक्वायरी शायद तेज हो जाए। अब शायद सेबी को रिपोर्ट देनी पड़ जाए 2 महीने के अंदर, क्योंकि जो कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी है उसको भी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट जल्दी सबमिट करनी है। पर सेबी को अपने आप ही देखना चाहिए था कि जितना हाई प्राइस अर्निंग रेशियो है, क्या कहाँ से पैसा आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कहीं कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। तो सेबी का भी चुप रहना या अपनी रिपोर्ट बहुत धीरे धीरे मतलब इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे करना, रिपोर्ट नहीं जल्दी से पेश करना, ये भी दिखाता है कहीं पॉलिटिकल दबाव इस तरह का है। बाकी जगह आप देखिए तो जैसे इन्वेस्टिगेशन है बड़ी तेजी से हो जाता है। जैसे शाहरुख खान का बेटा था, उसके पास पता नहीं क्या मिला, कितना मिला, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जबकि अडानी पोर्ट के जरिए 30 लाख करोड़ रुपए का ड्रग्स आ गया, वो पकड़ा गया, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है, कई साल हो गए, है ना। उसी पहले 30 लाख करोड़ का आया, फिर 2000 करोड़ रुपए का आ गया, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई उसकी आज तक कि किसका इन्वॉल्वमेंट था, क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्या परेशानी थी जिससे इतना सारा ड्रग्स, मतलब इतना बड़ा ड्रग हॉल शायद इंडिया में और कभी नहीं हुआ जो अडानी पोर्ट के थ्रू जो आया था ड्रग्स। तो कहीं लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी इन्वेस्टिगेट नहीं करती हैं। तो इस सब से लगता है कि जो एक खास फेवर किया जा रहा है और यही बात मतलब उठाई जा रही है पॉलिटिकली। अब ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी है वो तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जो कमेटी है वो तो सिर्फ रेगुलेशन को देखेगी, कहीं रेगुलेटरी फेलियर तो नहीं है, मतलब सेबी ने रेगुलेशन टाइम से नहीं किया, ये किया और क्यों डिले हुआ वगैरह, यही सब देखेगी। और जो बाकी सवाल हैं है ना कि मतलब इनकम टैक्स है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, बाकी पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सब वो सब तो वो कमेटी नहीं देखेगी क्योंकि वो उसको जो कहा नहीं गया है जी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे जेपीसी होना चाहिए। तो जेपीसी में पॉलिटिकल आप मतलब सारे सवाल जो उठाएंगे, है ना, जो सवाल ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी नहीं उठाएगी। तो इसका असर ये होगा कि आपको एक क्लीन सिस्टम रन करना पड़ेगा। अगर ये सारी बातें खुल के आती हैं कि कहाँ पे कैसे हुआ, तो जब सिस्टम क्लीन हो जाएगा तो फिर ग्रोथ हमारी तेज होगी। जब मतलब बिजनेसमैन हैं उनको डर नहीं रहेगा कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर डाल के आपके एसेट्स एक्वायर कर लेगा, तो फिर ये परेशानी नहीं रहेगी। अब जैसे सीमेंट है, सीमेंट की 2 कंपनियां अडानी को मिल गई जो होलसेल में बेची, वो एसीसी है और अंबुजा सीमेंट है और उसका एग्रीमेंट करीब करीब हो गया था अल्ट्राटेक से, और फिर आखिरी मिनट पे वो अल्ट्राटेक के साथ एग्रीमेंट टूट के वो यहाँ पे दे दी गई कंपनियां। तो इससे क्या लगता है कि जो बिजनेसमैन है उनको एक डर रहेगा कि कोई भी अच्छा बिजनेस है, कोई अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो वो हो सकता है प्रेशर हमारे ऊपर पड़े और हमें वो दे देना पड़े, उससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर एक बार हमारा सिस्टम क्लीन हो जाए तो उस क्लीन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, उससे जो बिजनेस है वो सही ढंग से इन्वेस्ट करेंगे। अभी मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अच्छी नहीं है ये सब देखते हुए। जी प्रोफेसर अरुण कुमार, भारत सरकार का 2030 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है, इसका आम लोगों को क्या फायदा होगा या कैसे लाभ मिलेगा? ऐसा है कि अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाती है ना। अभी जैसे कि हमारी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो सबकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगी, लेकिन
वो तभी होगा जबकि सबको बराबर उसका फायदा पहुंचे। अभी हो क्या रहा है कि जो अमीर है वो तो बहुत अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब ज्यादा उसको नहीं मिल रहा है। जैसे किसानी है, जैसे हमारा असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र में गिरावट है। तो अगर ये हमारा जो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाती है संगठित क्षेत्र के आधार पे, कि संगठित क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ता जाता है, जैसे कि अभी दिख रहा है। आरबीआई के पिछले साल के आंकड़े हैं कि उनकी 2700 कंपनियों का जो सैंपल होता है, तो उसमें जो उनका रेवेन्यू है वो 40% बढ़ गया, उनका प्रॉफिट 22% बढ़ गया। अब जब पिछले साल अर्थव्यवस्था एकदम स्थिर थी, वो बढ़ नहीं रही थी, तो अगर इस तबके का इतना ज्यादा बढ़त हो रही है तो बाकी जो दूसरा असंगठित क्षेत्र वहां पे गिरावट होगी। और इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की रिपोर्ट आई तो उसने कहा कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ गया क्योंकि छोटे जो उद्योग वगैरह काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। उसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर गुड इंडस्ट्री है, लगेज इंडस्ट्री है, उसमें लगेज इंडस्ट्री के चेयरमैन वीआईपी के इंडस्ट्री के चेयरमैन बुद्धार साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारा बढ़त हो रही है क्योंकि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। उसी तरह प्रेशर कुकर इंडस्ट्री है और सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा ट्रेड सेक्टर है, जिसमें कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार तो ट्रेड में मिलता है। ट्रेड में आप देखिए कि ई कॉमर्स 30-40% बढ़ रहा है। तो उसका किसकी वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि अभी लोग ई कॉमर्स में ऑर्डर कर रहे हैं, ना कि नेबरहुड स्टोर में, जो आपके बगल में स्टोर है वहां पे कम ऑर्डर हो रहे हैं, तो उसमें गिरावट है और ई कॉमर्स बहुत बढ़ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि जो संगठित क्षेत्र है वो असंगठित क्षेत्र के गिरावट की वजह से बढ़ रहा है। तो अगर उसको हम जोड़ लें तो जो 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनमें आमदनी में गिरावट है। वहां पे तो रोजगार कम है, जो बेरोजगारी है वो ज्यादा है। दूसरा, दाम बढ़ने से उनकी जो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और जो संगठित क्षेत्र है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो दाम अपने तेजी से बढ़ा रही है। तो यहाँ तक कि एक पूर्व डिप्टी गवर्नर आरबीआई के, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये कॉन्ग्लोमरेट्स बड़े बड़े जो हो गए इनको जो डिवाइड कर देना चाहिए क्योंकि उनकी प्राइसिंग पावर इतनी बढ़ गई है कि दाम बढ़ा रहे हैं। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा कि संगठित क्षेत्र उठता जा रहा है और असंगठित क्षेत्र गिर रहा है, तो 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होने पे संगठित क्षेत्र को फायदा पहुंचेगा और इसीलिए स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। पर असंगठित क्षेत्र तो गिरता जाएगा क्योंकि जो 94% लोग हैं उनको नुकसान होता रहेगा और जो 6% लोग हैं उनको फायदा होता रहेगा। तो ये इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमें डिमांड और कम हो जाएगी। जैसे हमने पैंडेमिक के पहले देखा कि जो ये जीएसटी से गिरावट आई असंगठित क्षेत्र में, नोटबंदी से गिरावट आई असंगठित क्षेत्र में, तो उसकी वजह से 2017-18 के Q4 में जब रेट ऑफ ग्रोथ 8% ऑफिशियली था तो वो गिर के 3% रह गया था पैंडेमिक के पहले। तो 8 क्वार्टर बराबर गिरावट आती रही। तो ये तो पैंडेमिक के पहले की बात है। पैंडेमिक में और ज्यादा यही हुआ कि स्टॉक मार्केट खूब तेजी से बढ़ा जबकि आम जनता की जो आमदनी कम हो गई, तो डिस्पैरिटी और बढ़ गई उस दौरान। तो उसका असर अब फिर दिखेगा कि रेट ऑफ ग्रोथ हमारी गिरती चली जाएगी। तो रेट ऑफ ग्रोथ अगर गिरती चली जाएगी तो जो 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य है वो 30 में भी नहीं हो सकता है, 32 में या 34 या 35 में जाके हो। लेकिन उसका 94% लोगों पर गलत असर पड़ेगा, 6% को फायदा पहुंचेगा, जो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि बेरोजगारी जो है वो यूथ में बहुत ज्यादा केंद्रित है और महिलाओं में। तो यूथ को जो परेशानी का दौर परेशान कर रहा है, ये परेशानी का दौर चल रहा है उसके लिए कि अगर आप देखें तो जितना शिक्षित युवक है उतना उसको रोजगार कम मिल रहा है। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2016 में अगर आपने देखा 2015-16 में तो 360 नौकरी निकली थी पियोन की, तो उसके लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 380 पीएचडी थे, 2 लाख बीटेक एमटेक थे, बीकॉम एमकॉम थे। तो आपने एमटेक या एमकॉम इसलिए नहीं किया कि आप पियोन की नौकरी करेंगे, वो तो आप हताशा और निराशा में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। उसी तरह रेलवे की नौकरी 2019 में निकली 35,000, उसके लिए 1.2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया और वो ग्रेड सी ग्रेड बी की थी, लेकिन बहुत सारे एमबीए सभी लोगों ने अप्लाई किया। तो इसलिए हताशा और निराशा बहुत है यूथ में कि हमको सही काम नहीं मिल रहा। वो मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, और एक तो बाहर हताशा निराशा की काम नहीं है, घर में लोग कहते हैं कि आपके ऊपर इतना खर्च किया और आप निकम्मे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो घर में भी जो उनको सुनना पड़ता है, बाहर तो वो परेशान है ही, तो फिर ड्रग्स में और ड्रिंकिंग में चले गए, सब्सटेंस अब्यूज में। अब पैसा है नहीं तो घर में मारपीट हो रही है, पैसे छीना झपटी हो रही है। तो इसका सोशल और पॉलिटिकल असर बहुत है।
तो अगर इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था चलती रही, जिसमें कि यूथ में परेशानी, महिलाओं को परेशानी, तो वो फिर मतलब खुशहाली नहीं रहेगी देश में, परेशानी के दौर में देश फंसा रहेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो बने, तो इस प्रकार से बने कि सबको बराबर फायदा पहुंचे। ये नहीं कि संघर्षित बढ़ता जा रहा है और संघर्षित गिरता जा रहा है, ये नहीं कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और गरीब वहीं का वहीं रह गया या पिछड़ गया। क्योंकि हमारे किसान भी ये शिकायत कर रहे हैं कि उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। किसानों ने जो पिछला सर्वे आया था तो ये दिखाता है कि किसानी में 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का ही जो अर्निंग होता है, तो वो तो एक तरह से गरीबी की रेखा के आसपास ही है। और इसीलिए किसानों ने बहुत प्रोटेस्ट किया और जो नए जो लॉज जो सरकार लाना चाहती थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उसको वापस करना पड़ा सरकार को। तो यानी कि अर्थव्यवस्था में परेशानी हमारे असंगठित क्षेत्र में है, किसानी में है, महिलाओं की है, युवा की है। तो ये जो समस्याएं हैं इसका समाधान ढूंढना ज्यादा जरूरी है बनस्पत इस पे कि हम कहें कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गए हैं। जी प्रोफेसर अनिल कुमार, आपसे हमारा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि भारत सरकार का मेक इन इंडिया का जो सपना है, जो उन्होंने शुरू भी कर दिया है, ऐसे में आपको लगता है कि जो मेक इन इंडिया जो है उसके तहत आने वाले समय में देश में रोजगार भी बढ़ेंगे और इसको देखते हुए कहीं एक अर्थव्यवस्था में एक बड़ा एक उछाल भी आएगा जिससे कि सब चीजें एक एबनॉर्मल हो जाए? ऐसा है कि देखिए, मेक इन इंडिया तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि जितना हम उत्पादन घर में करेंगे उतना यहाँ रोजगार बढ़ेगा, उतना खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन वो जो मेक इन इंडिया है उसको किस प्रकार से हम करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है ना। अभी क्या हो रहा है कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया था सन 91 में, है ना, आज से 32 साल पहले। तो उसमें था कि जो बाहर से विदेशी सामान आता है उसको वेलकम करेंगे, उससे फिर हमारी बढ़त होगी। पर उसको जो करने के लिए हमें कंपटीशन में टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप देखें तो आज अगर चीन से हमारे जो कल्चरल सिंबल्स हैं, गणेश की मूर्ति है, लतई है, मांझा है, पतंग है, लाइट्स हैं, दिवाली की लाइट्स हैं, बाकी जो और सब चीजें वहां से आ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है और उसके आधार पे वो उसको सस्ता प्रोड्यूस करके भारत के मार्केट में भेज देते हैं। हमारे छोटे उद्योग और जो मझौले उद्योग हैं उससे कम्पीट नहीं कर पाते हैं। फिर आप देखिए जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं, हम 2002-2030 तक पूरे आत्मनिर्भर थे फार्मास्यूटिकल्स बनाने में। अब 70-80% एपीआई बाहर से आता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल गुड्स आते हैं, ऑटोमोबाइल एंसिलरीज आते हैं, चीन से आ रही हैं। हम चीन से कोशिश कर रहे हैं कि रोक दे, मतलब उनसे कम माल खरीदें, यहाँ पे ही बनाएं। लेकिन जो हमारा $70 बिलियन का डेफिसिट था चीन के हिसाब से, वो अब $101 बिलियन का हो गया इस साल। यानी कि उनसे जो इंपोर्ट है बढ़ता ही जा रहा है। वो किस लिए बढ़ रहा है, हम लोग रोकना नहीं चाह रहे, फिर भी बढ़ रहा है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी कमजोर है। तो हम मेक इन इंडिया करें, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना बहुत जरूरी है। हम टेक्नोलॉजी में बहुत कमजोर हैं। हमारे देश में हम सिर्फ 0.7% जीडीपी का R&D में खर्च करते हैं, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है और 3.5% खर्च करती है। यानी कि वो हमसे 25 गुना ज्यादा R&D में खर्च कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए दुनिया के, वो लार्ज स्केल में बनाते हैं, उनका लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छा है वगैरह। तो आप देखिए कि अब सरकार ने कोशिश किया कि PLI स्कीम है ना, जिसमें कि वो इंसेंटिव देते हैं, पर उसके बावजूद भी कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं हो पा रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में हमको बेचने के लिए हमको फिर मतलब चीजें सस्ती बनानी पड़ेंगी। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए हमें लॉजिस्टिक्स चाहिए। ये भी कहा जा रहा था कि चीन से जो कैपिटल है छोड़ के अगर बाहर जाए तो इंडिया आ जाए, पर इंडिया आने की वजह वियतनाम और बांग्लादेश गया या वो अपने देश में वापस गया, क्योंकि इस तरह एक तरह से डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अभी बाइडेन साहब ने कहा, उसके पहले ट्रंप साहब ने कहा था कि अमेरिकन कैपिटल की आप वापस अमेरिका आइए, उनके जॉब यहाँ से अमेरिका से बाहर चले जाते हैं, तो मेक्सिको से वो कह रहे हैं कि वापस कैपिटल आ जाए, इंडिया से चाइना से वापस आ जाए। उसी तरह यूरोपियंस कह रहे हैं कि जब लंबी सप्लाई चेन होती है तो उसका बुरा असर पड़ता है, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो जो प्रोडक्शन रुक जाता है, तो कैपिटल को वापस बुला रहे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारा दुनिया में एक तरह से डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो भारत को भी कोशिश करनी चाहिए कि भाई हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। पर उसके लिए फिर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फिर हम माल बाहर से मंगाते हैं सस्ता, वो महंगा हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका इन्फ्लेशन होगा। या अगर हम कहीं और से जब मंगाना शुरू करते हैं चीन की जगह, तो वो भी ज्यादा दाम पे मिलेगा, तो फिर यहाँ पे इन्फ्लेशन होगा। और जब हमसे बाहर से ज्यादा महंगा चीज आएगी तो फिर हमारा एक्सपोर्ट भी महंगा हो जाएगा।
तो एक्सपोर्ट मार्केट में भी हम जो फिर लूज आउट करेंगे। तो अभी आपने देखा कि एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ नहीं रहा कई सालों से, और इंपोर्ट काफी बढ़ा हुआ है, इसलिए हमारा ट्रेड का डेफिसिट बहुत ज्यादा है। तो हालांकि हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा कर रहा है, पर गुड्स के एक्सपोर्ट में हमारा इतना अच्छा नहीं कर रहा, तो और ज्यादा परेशानी में आ जाएगा। तो इसलिए जो मेक इन इंडिया है वो तभी सक्सेसफुल होगा जब हम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करेंगे और चीजें सस्ती बनाएंगे, जिससे कि देश में भी बिके और बाहर भी अच्छी तरह से बिके। तो हमें एक मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, तुरंत एक नी जर्क रिएक्शन में हम कहते हैं अब ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है, अब हम जो अपने टैरिफ बढ़ा देंगे, और सब जगह उस पर प्रेशर है कि भाई टैरिफ आप क्यों बढ़ा रहे हैं, जब बाकी दुनिया में सब जगह टैरिफ कम हुए हैं, तो हम क्यों टैरिफ बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए एक सोची समझी नीति के तहत R&D, और R&D के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा पे हमारा जो ध्यान बहुत कम है, हम उस पर जो खर्च करना चाहिए जीडीपी का 6%, वो 6% खर्च नहीं करते हैं। और हम अपनी यूनिवर्सिटी हैं, जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी थी वहां पे भी परेशानी का दौर शुरू हो गया है। कई जो अच्छी यूनिवर्सिटी वो बहुत ही गिरावट पे हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो R&D नहीं होगा, R&D नहीं होगा तो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कमजोर रहेगा, तो फिर मेक इन इंडिया करके हम जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। जी, प्रोफेसर अरुण कुमार, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।